वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, दिस इज द सेकंड लेक्चर फॉर दिस सेमेस्टर 2। बेटा प्रीवियस क्लास में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। इसके आगे की कहानी स्टार्ट करते, देखिएगा जी। दिस इज क्लास नंबर। हमने कहा जी हमारी इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, व्हाट शुड बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। जो अभी तक आप लोग पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो जी? एग्रीगेट डिमांड शुड बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाएगी तो हमारा इक्विलिब्रियम आएगा। द आंसर इज बी लो। अभी हम यहाँ पर उसकी हमने बात ही नहीं करी। ना तो आपको अभी तक एग्रीगेट सप्लाई का कर्व पता कैसा होता है, और ना ही आपको ये पता कि एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है। दोनों में से कुछ भी आपको नहीं पता है। तो जब एडी की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, एएस की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन भी आप कैसे करवा सकते हो? तो कहानी कुछ और है हमारे पास। अगर हम यहाँ कहते हैं व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारे पास जो लगी है वो लगी है एग्रीगेट आउटपुट should be equals to aggregate expenditure। दिमाग से जोर लगा लीजिए, ना तो ये एग्रीगेट सप्लाई है और ना ही ये एग्रीगेट डिमांड है। बस ये फिर कह रहा हूं, ना तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है ये, इसको एडी मत कहिएगा, और ना ही इसको एग्रीगेट सप्लाई बोलिएगा। इकोनॉमी कहती है जितना आउटपुट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसी की मार्केट वैल्यू इज एग्रीगेट आउटपुट, और यू कैन से द जीडीपी है। द आउटपुट जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया जा रहा है उसी को एग्रीगेट आउटपुट कहते हैं, और उसी की मार्केट वैल्यू को आप जीडीपी कहते हैं। और जितना दोनों सेक्टर मिलके एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, दैट इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, वो दोनों इक्वल होना चाहिए। डिमांड सप्लाई की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। इकोनॉमिक्स माइक्रो हो या मैक्रो हो, डिमांड या सप्लाई टर्म का यूज जब किया जाता है, प्राइस इन्वॉल्व होता है। एट अ गिवन प्राइस लेवल इतनी क्वांटिटी हम बेचना चाहते हैं, एट अ गिवन प्राइस लेवल इतनी क्वांटिटी हम खरीदना चाहते हैं, वहां पे डिमांड सप्लाई की बात होती है। अभी तक हमने प्राइस का जिक्र भी नहीं किया है, तो एडी और एएस टर्म हम यूज नहीं कर सकते। तो एग्रीगेट आउटपुट इज नथिंग बट द लेवल ऑफ जीडीपी, एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की आपके पास इक्वेशन होती है। कहते क्या इक्वेशन है, अभी आप पढ़ कर आए हैं। इट इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सॉल्व करके हमारे पास क्या आता था, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ। दैट इज कंजम्पशन फंक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन विच इज ऑटोनॉमस। तो सॉल्व करके सी बार और आई बार को हम जोड़ दिया करते थे। तो यहां से हमने y को कॉमन निकाला। इट इज 1 माइनस सी प्राइम इज इक्वल्स टू सी बार प्लस में आई बार विच इज नथिंग बट ए बार। y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस सी प्राइम इंटू में ए बार, वेयर ए बार इज इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार। तो ये जो मेरे पास आई है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। So what is the equilibrium level of income in the economy? 1 upon 1 minus MPC into में A bar, where A bar is what? C bar plus में I bar। इतनी बात सबको क्लियर है? अब डायग्राम में यहाँ पे एक बनाने वाला हूँ। देखो डायग्राम आपने दिखने में वैसे ही डायग्राम होगा जैसे आपने पहले स्कूल में पढ़ा है, लेकिन जो उसको हम रीड करेंगे, रीड करने का तरीका उसका चेंज होने वाला है। ठीक है, तरीका कैसे चेंज होगा आइए ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने कहा जी 45 डिग्री लाइन है विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे इनकम दिखाया, वर्टिकल पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर दिखाया। दिस इज द ओरिजिन एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू ए। तो ये मेरे पास 45 डिग्री लाइन, राइट। मैंने एक फंक्शन ड्रॉ किया यहाँ पे, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन। मैंने कहा दिस इज द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन जिसका इंटरसेप्ट है ए बार। ठीक है, एनीबडी प्लीज ध्यान सुनिएगा। निष्ठा जी, गान्या, कृति, पियावी और इशिता, 5 गर्ल्स है जिनके कैमरास ओपन है। इन्हीं 5 से मैं फिलहाल एक बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। यही 5 बड़े सोच के बताइएगा, इस डायग्राम के अंदर कितने कर्व्स दिख रहे हैं आपको? हाउ मेनी कर्व्स आर देयर? गान्या जी, कितने कर्व्स है इस डायग्राम के अंदर? सर 2 कर्व्स। नाम बताइए दोनों के। एक y कर्व है AE और एक ए बार। ए बार तो कोई कर्व ही नहीं है, ए बार तो इंटरसेप्ट है। फिर सिर्फ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। कृति जी, कितने कर्व है इसके अंदर? सर 2 कर्व है। नाम बताइए जी। सर एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का, एक एग्रीगेट आउटपुट का। एग्रीगेट आउटपुट कर्व कौन सा है ये बताइए जरा। सर y इज इक्वल टू ए वाला। तो ये एग्रीगेट आउटपुट कर्व है, ये कहाँ लिखा है? इट इज लाइन ऑफ इक्वलिटी। ये एग्रीगेट आउटपुट कर्व है, ये कहाँ लिखा है? इस डायग्राम में सिर्फ एक ही कर्व है, दैट इज ओनली एंड ओनली एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व, दैट्स इट।
आपने जो पहले गलती करी, आपने बोला भैया ये एडीए है, इसका नाम अपने मर्जी से आपने एएस रख दिया और कहा भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एएस इज इक्वल टू एडी। देखो भैया ये इंटरसेक्ट किया, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया, बात खत्म। पहली बात, ना ये एडी है, ना ही ये एएस है, और ना ही ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कुछ भी नहीं है इनमें से। ना ये एडी है, ना ये एएस है, ना ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। कहता कहानी क्या है? हमने कहा जी इंटरसेक्शन जब हम लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम इज अराइव्ड, इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो एटलीस्ट दो कर्व्स होने तो चाहिए। यहाँ पे तो कर्व ही सिर्फ कौन सा मेरे पास, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व है, दूसरा कर्व ही नहीं है मेरे पास, राइट। हमने पूछा भैया इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, कहता है जी y इज इक्वल्स टू ए इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैंने कहा बताओ ये कंडीशन कहाँ फुलफिल होती है? जहां पर ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी वहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा मेरे पास। कहता है ये तो देखो जी इनफाइनाइट जगह, इनफाइनाइट जगह, भाई y इक्वल्स टू ए लाइन के ऊपर हर जगह ये इक्विलिब्रियम कंडीशन फुलफिल है ना, तो इनफाइनाइट ऑप्टिमल चॉइसेस आएंगे, द आंसर्स बिग नो। तो मैंने कहा चलो ए के पास चलते हैं। मैंने कहा ए जो कर्व है, जो पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, ये 4 पॉइंट्स मैंने मार्क करे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन के ऊपर। क्या यहाँ चारों पॉइंट्स में कहीं पर भी इक्विलिब्रियम कंडीशन y इज इक्वल टू ए फुलफिल्ड है? हाँ जी, से यस और नो? नो सर। नहीं है। क्या ये जो पॉइंट मैंने अब इस समय मार्क किया हुआ है, क्या यहां पर y इक्वल्स टू ए कंडीशन फुलफिल्ड है? यस सर। बताइए। तो लिखेंगे कैसे? कभी ये नहीं कहते कि इंटरसेक्शन से हुआ है, हम क्या बोलते हैं, when aggregate expenditure function, सुन लीजिए, when aggregate expenditure function fulfills the equilibrium condition of y is equals to a at point E, then economy attains the equilibrium situation and the equilibrium level of income is ye, which is equals to what? जो किसके बराबर है? 1/1 - c' इंटू में a। इंटरसेक्शन टर्म मत लिखिएगा, क्या वर्ड यूज करेंगे? व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन फुलफिल्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन, में लिख देता हूं इसको, व्हेन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन फुलफिल्स द इक्विलिब्रियम condition of y is equals to ae at point E, then economy attains, then economy attains equilibrium position and equilibrium level of income and equilibrium level of income is y and equilibrium level of income is y। ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है जी। मैं फिर याद दिला दूं, दोस्त लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलने हैं। ना ये एडी है, ना ही ये एएस है, और ना ही इक्विलिब्रियम कंडीशन एडी इक्वल टू ए, कुछ भी नहीं है। जो पहले पढ़ के आओ सब उसे खत्म कर दीजिए, राइट। याद रहेगी इतनी बात? अच्छा देखो जी, जिससे पूछूं मैं तो वही जवाब दीजिएगा। एंड द क्वेश्चन इज गोइंग फॉर पियावी जी। पियावी जी आपसे सवाल है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जी मैं सर। कहता हूँ जी, हाँ क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। मैंने कहा इफ y इज इक्वल्स टू ए देन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, कहते बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इफ y इज नॉट इक्वल्स टू ए, y इज नॉट इक्वल्स टू ए, इसका मतलब इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम लगा है, कहता हाँ जी बिल्कुल लगा है। तो पियावी जी आई एम आस्किंग यू, अगर हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम है तो गवर्नमेंट ऐसी क्या पॉलिसी लगाएगी या हम ऐसा क्या करेंगे कि हमारी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो जाए? आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी, आंसर सिर्फ पियावी जी देंगे। अगर मेरी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम लगा है, दैट इज इफ y इज नॉट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, तो what policies should government impose or what we should do for the society so that
my economy moves from not equilibrium to the equilibrium position, ऐसा क्या करे सरकार? बताइए जी, पियावी जी, क्या करना चाहिए इसे गवर्नमेंट को? सर डिसइक्विलिब्रियम तो मतलब आइदर ये होगा कि एक्सपेंडिचर कम है और लाइक एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो वो ठीक है, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट प्लान करेगी आई थिंक। सो गवर्नमेंट तो फिजिकल पॉलिसी एम्प्लॉय करते हैं तो वही होगी, और लाइक डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एम्प्लॉय करेंगे। ओके, गुड। निष्ठा जी, आप बताइए। सर फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही हम ये चेंज कर सकते हैं इक्विलिब्रियम, डिपेंडिंग ऑन कितनी इन्वेंट्री हमें इकोनॉमी में चाहिए उस टाइम। वेरी गुड जी। ईशिता जी? हाँ सर। So same answer, I guess. ठीक है जी। गान्या सर दावरा वैसे जी? सर वैसे मॉनेटरी पॉलिसी तो एक आरबीआई की रुपया भी, तरफ एक जाएगी। एक वेट 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 वेट, देखिए बेटा, ओके हैंड सर। रेस आप कर सकते हैं जब आपको बोलना, वरना मैं जिसका नाम लूंगा वही बोल सकते हैं। गान्या जी, आपसे बताइए क्या सर करेंगे? डिसइक्विलिब्रियम यही हो गया कि एग्रीगेट आउटपुट या तो ज्यादा है या तो एक्सपेंडिचर से कम है, तो गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली पॉलिसीज लाएगी और फिर जितना भी ठीक है, स्टॉक ठीक होगा ठीक है, उसको ठीक ऊपर है, नीचे ठीक करके ठीक एडजस्ट ठीक करेंगे। ठीक। सब जने जबरदस्ती जवाब दिए जा रहे हैं, दिमाग घर छोड़ के आए हो या कहीं और छोड़ के घर में हो तो घर में भी यूज कर लो, तुम घर बैठे हो। व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल। व्हाट assumptions you already have taken? नंबर पहली assumption क्या है बताइए? टू सेक्टर मॉडल में आप कहते हैं वी सर हैव ओनली टू हाउस होल्ड सेक्टर्स, हाउस होल्ड एंड द बिजनेस सेक्टर। पहली assumption क्या लेते बताना? only two sectors are there, There household is and no business. government there. देयर इज नो गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। मैंने पूछा गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लगाएगी, तुमने धड़ाधड़ आंसर बताना स्टार्ट कर दिया। दिमाग नहीं लगाते हो? जब आपने assumption ले ली है कि हमारी इकोनॉमी में गवर्नमेंट है ही नहीं, तो पॉलिसीज कौन लगाएगा? नहीं लगा सकते ना। ध्यान से सुनो प्लीज। और नाउ स्टोरी है, स्टोरी सुनना पड़ेगी। रटने, ये आपकी गलती नहीं है दोस्त, आपने चीजें आज से रटी है, ठीक है? तो वही रटा, रेटिफिकेशन है, वही आप करते आ रहे, ठीक है? तो हमारी इकोनॉमी में एक, रिटा रहा हूं एक मिनट आपके पास, हमारी इकोनॉमी में एक मैकेनिज्म होता है जो हमें प्ले नहीं करना, हमें कोई पॉलिसी नहीं लगानी, ना कोई हाउस होल्ड पॉलिसी लगाएगा, ना कोई बिजनेस सेक्टर पॉलिसी लगाएगा। बिकॉज हाउस होल्ड अपना काम कर रहा है, बिजनेस अपना काम कर रहा है, दोनों में किसी ने ठेका ले रखा है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने का। द आंसर बिग नो। तो हमारी इकोनॉमी में एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म लगा हुआ है कि हमारी इकोनॉमी जब भी डिसइक्विलिब्रियम में होगी तो वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली काम करना स्टार्ट कर देगा और मेरी इकोनॉमी मूव कर जाएगी इक्विलिब्रियम की तरफ। कहता नाउ व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? वो मैकेनिज्म क्या है वो हमको समझना पड़ेगा। उस मैकेनिज्म को समझने के लिए दो टर्म हमें समझनी जरूरी है, ध्यान सुनिएगा। एक होता है बेटा प्लान्ड इन्वेंट्री और एक होता है अनप्लैंड इन्वेंट्री। ध्यान से प्लीज सुन लीजिए। एक होता है प्लान्ड इन्वेंट्री और एक होता है अनप्लैंड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री समझते हैं ना, स्टॉक। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना, ठीक है? मान लीजिए आई एम अ प्रोड्यूसर ऑफ अ कमोडिटी, लेट सपोज ये बॉटल्स का मैं प्रोड्यूसर हूं, ठीक है? मैं जो भी प्रोडक्शन करता हूं, मैं जो भी प्रोडक्शन करता हूं, दो पर्पस के लिए करता हूं। या तो भैया मैं उसको बेचने के लिए कर रहा हूं कि हाँ भाई ये गुड्स मैंने बनाए हैं एंड आई वुड लाइक टू सेल दिस प्रोडक्ट, या फिर मैं उसको अपने स्टॉक के लिए रखता हूं, क्योंकि ऐसे गुड्स बहुत सारे होते हैं जो इमीडिएटली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं किसी गाड़ी की कंपनी में गया, मैंने कहा भैया मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, कहता रुक जाओ अभी हम बना के देते हैं आपको। मैं कहा, पागल है क्या? मैं कह रहा, मैं कहते 6 महीने लगेगा सबको, अभी तुरंत देखो आप बैठो बाहर, 6 महीने तक हमारे बना के लेके आते हैं अंदर जाके, ऐसे हो सकते हैं? नहीं। मैं किसी मोबाइल की दुकान पे गया, मैं कभी मोबाइल चाहिए, कहता भैया बैठो अभी हम बना के ला रहे हैं, 2-4 दिन दीजिए हमें। तो इसलिए हमेशा प्रोड्यूसर्स को इन्वेंट्री मेंटेन करनी चाहिए, करनी पड़ती है। तो जितनी इन्वेंट्री हम इंटेंशनली मेंटेन करते हैं कि हम चाहते हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास रहे, दैट इज सेड टू बी द प्लान इन्वेंट्री। हम खुद चाहते हैं कि इतना स्टॉक हमारे पास रहे, दैट इज सेड टू बी द प्लान इन्वेंट्री। मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हमेशा 500 यूनिट्स, 500 यूनिट्स का स्टॉक मेरे पास रहना चाहिए कि जब भी कोई कस्टमर आए तो 500 का स्टॉक मैं मेंटेन करना चाहता हूं, ठीक है? मान लीजिए एक महीने में
मुझे एक्सपेक्टेड है कि 1000 आउटपुट बाजार में बिकेंगे, लेट अस सपोज, एक्सपेक्टेड है, श्योरिटी नहीं होती। वी आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम पीरियड में 1000 आउटपुट बिकेंगे। तो मैंने क्या किया, व्हाट शुड बी माय प्रोडक्शन फॉर द करंट टाइम पीरियड, 1000, और 500 का स्टॉक मेरे पास लेट अस सपोज पहले से ही पड़ा हुआ है। 500 का स्टॉक मेरे पास पड़ा हुआ है, विच इज माई प्लान्ड इन्वेंट्री, विच इज माई प्लान्ड इन्वेंट्री। वो तो मैं चाहता हूं हमेशा मेरे पास रहे। एक्सपेक्टेड जो लोग खरीदना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर जितना करना चाहते हैं, वो 1000 यूनिट से करना चाहते हैं, मैं क्या करूंगा, 1000 ही बनाऊंगा। मैंने 1000 बनाया। अब अगर 1000 बनाया, 1000 ही बिक गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मैंने बनाया 1000 उतना बिक गया, 1000 इक्विलिब्रियम आ गया इकोनॉमी में, बात खत्म, और मेरी इन्वेंट्री पड़ी है 500 की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर जो लोगों ने किया वो सिर्फ कितना किया, 800 यूनिट्स। आप कहानी सुनिए ध्यान से, दो स्टोरी होगी यहाँ पे। पहली ब्रांच निकाली मैंने, इफ y इज ग्रेटर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। मैंने कहा भैया 1000 बनाया, ऑब्वियसली मैं बनाऊंगा कितना, जितना आई एम एक्सपेक्टिंग, जितना मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इतना मुझे एक्सपेंडिचर लोग करेंगे। लेकिन लोगों ने जो एक्सपेंडिचर किया वो 800 किया, तो 200 तो मेरे पास ये पड़ा रह गया। बोलिए हाँ या ना। 200 तो मेरे पास ये स्टॉक पड़ा रह गया, और 500 का स्टॉक मेरा क्या पड़ा हुआ, पहले से ही प्लान्ड वाला पड़ा हुआ है। तो ये 200 का जो एक्स्ट्रा स्टॉक मेरे पास बच गया, एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बच गई, जिसे मैं मेंटेन नहीं करना चाहता था, इट इज व्हाट, इट इज अनप्लैंड इन्वेंट्री। क्या है बेटा, ये अनप्लैंड इन्वेंट्री है। समझ में आती कहानी। जितना मैं डिजायर्ड स्टॉक चाहता हूं उसके ऊपर मेरा कुछ भी अगर बच जाएगा स्टॉक के अंदर इन्वेंट्री में, दैट इज सेड टू बी द अनप्लैन्ड इन्वेंट्री। इसका जो सिंबल होता है वो होता है IU। देखो, लिखते हैं IU और पढ़ते हैं अनप्लैन्ड इन्वेंट्री। इसे इन्वेंट्री अनप्लैन्ड नहीं पढ़ेंगे और ना ही UI लिखेंगे, पढ़ेंगे अनप्लैन्ड इन्वेंट्री और लिखेंगे IU। फॉर्मूला इज Y माइनस AE। Now it can be positive or it can be negative। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे इस केस में है IU इज पॉजिटिव, मैंने बनाया 1000 लेकिन बिका कितना, 800, तो 200 का स्टॉक बिना वजह रह गया मेरे पास, जो मैं मेंटेन नहीं करना चाहता। क्योंकि जो प्लान इन्वेंट्री वो तो पहले से मेरे पास रखी हुई है ना, मैंने तो बेचने के वास्ते 1000 बनाया, बिका सिर्फ 800, तो 200 का बिना वजह क्या हो गया, अनप्लैन इन्वेंट्री क्या हो गई बेटा, एक्यूमुलेट हो गई। इसको बोलते हैं, अगर पॉजिटिव होता है तो अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। टर्म सुन लीजिए, पॉजिटिव होता है तो क्या टर्म होती है, अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। व्हेनेवर IU इज पॉजिटिव इट इज नोन एज अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, कि अनप्लैन्ड इन्वेंट्री में मेरे पैसे लगे हुए, मेरी इन्वेस्टमेंट्स हुई है 200 के स्टॉक में। एग्री करते हो, बताइए। चलो ऐसा हो गया, लेट सपोज ऐसा हो गया, कॉमन सेंस लगाइए एवरीबॉडी, प्लीज थिंक लॉजिकली। मेरे पास अब कितना स्टॉक पड़ा है, 500 का प्लान पड़ा है और 200 का अनप्लान पड़ा है, राइट। नाउ दिस इज माय स्टॉक, टोटल स्टॉक। इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड, इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड आई एम अगेन एक्सपेक्टिंग कि 1000 आउटपुट लोग खरीदेंगे। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, 1000 खरीदेंगे। मुझे कितना बनाना चाहिए, 800, क्योंकि 200 में ये भी तो यूटिलाइज करना चाहूंगा। समझ रहे। तो वट एवर वी आर एक्सपेक्टिंग इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड, हम उससे क्या करेंगे, प्रोडक्शन गिरा देंगे। कितने से, 200 यूनिट से। फिर पहले वाली जो अनप्लैन्ड है उसको सेल करेंगे नहीं करेंगे, बताइए। तो अगर हमारा IU पॉजिटिव होता है तो देर इज अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, तो फर्म्स डिक्रीजेस प्रोडक्शन इन सब्सीक्वेंट टाइम पीरियड। अगले टाइम पीरियड में जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसको हम कम कर देंगे। जब हम प्रोडक्शन कम करेंगे, सुनिए ध्यान से, जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो बताइए उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम। हमें जब प्रोडक्शन हम कम करें तो छोटू भी हमें कम चाहिए, लेबर भी हमें कम चाहिए। प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। जब हम लेबर ही कम रखेंगे तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है इन द टर्म्स ऑफ
वेजेस एंड सैलरीज, बेसिकली उसका फैक्टर पेमेंट कहते हैं। तो हमारी इकोनॉमी में जो फैक्टर पेमेंट है या फैक्टर इनकम है, हमारे लिए पेमेंट है तो लेबर के लिए इनकम है, तो वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इकोनॉमी की इनकम क्या होएगी बेटा, कम होएगी। ये बात समझ में आती है? अगर हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया, जितना बिका उससे ज्यादा, तो देर इज अनप्लैन्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स, फर्म्स डिक्रीजेस प्रोडक्शन इन द सब्सीक्वेंट टाइम पीरियड। अच्छा, बच्चा ने यहाँ गलती करता है, बच्चा क्या पता क्या लिखता है, फर्म डिक्रीजेस प्रोडक्शन इन नेक्स्ट ईयर, ईयर लिख देता है, ईयर नहीं लिखना है। ऐसा रूल नहीं है कि प्रोडक्शन साइकिल ईयरली हो, ऐसा रूल, इट कैन बी ईयरली, इट कैन बी मंथली, इट कैन बी वीकली, इट कैन बी डेली बेसिस, कुछ भी। जो भी नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल हमारा होगा उसमें हम प्रोडक्शन को गिराएंगे। इट इज नॉट मैंडेटरी कि प्रोडक्शन साइकिल हमारा एनुअल हो, ऐसा रूल नहीं है। तो डोंट यूज द वर्ड ईयरली हियर। व्हाट वी हैव टू राइट, if Y is greater than aggregate expenditure, there is unplanned inventory investments, firm will decrease production in subsequent time period. As a result, employment and factor income decreases and the GDP of the economy starts decreasing. ये बात सबको समझ में आती है जी? तो डाउट किसी को? प्लीज लेट मी नो। यहां तक बात सबको क्लियर है? यस, मोक्ष जी डाउट है, प्लीज पूछ सकते हैं। सर वाई में कैमरा ओपन करके बात करेंगे दोस्त। हाँ जी। यस सर वाई प्लान काउंट नहीं करते। प्लान्ड वाली तो हमने रिड्यूस करना, वो तो हम चाहते हैं कि इतना स्टॉक तो हमारे पास रहे। उसको वाई में इंक्लूड करके रखते हैं कि नहीं रखते हैं? वो तो जिस समय प्रोड्यूस किया होगा उस समय बाउल में इंक्लूड हो गया होगा ना। इस बार ना, इस बार हमने इस साल में कितना बनाया वो है, वो तो पहले से पड़ा है हमारे पास, प्रीवियस ईयर्स में बनाया होगा, प्रीवियस टाइम पीरियड बनाया होगा, जब वो बना है तब उस टाइम पीरियड के वाई में उस टाइम की इंक्लूड है वो। जीडीपी में काउंट हो गया होगा। राइट। ओके सर। कार्तिका जी। सर एक बार आप पहले वाली स्लाइड में जाएंगे? हाँ जी प्लीज। सर यहाँ पे आपने 2 बार एई सेम कर कैसे हो सकता है अलग अलग, लाइक दोनों अगर एई हैं मैंने तो कहा लिखा 2 बार यही, ये सर लिखा y इज यही। इक्वल्स टू एई एंड देन हाँ, तो y इज इक्वल टू ए का मतलब क्या है, क्या मतलब इसका, कि इस पॉइंट, इस लाइन के ऊपर इनकम, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू सेम है। इट इज इक्वेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। सर समझ बट फिर वो ए मेरे एक मिनट, अब मैथ्स से स्टूडेंट है ना, मैंने यहाँ पे कर्व बनाया, ये एक्सिस है जी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैंने कहा जी एक लाइन बना दी यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू वाई, बना दी। मैंने कहा इक्वेशन ड्रॉ कर बेटा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तूने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12, कर दी, ठीक है। अब तू कहे सर एक्स तो आपने यहां भी लिखा है, एक्स तो आपने यहां भी लिखा है, 2 कर्व बन गए क्या एक्स? अरे कोई कर्व थोड़ा नया रिलेशनशिप है ना, तो वो अलग दिखा रहा है, वो अलग दिखा रहा है। ऐसे तो मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दूं, कहे सारे एक्स कर्व बन गए क्या? भाई अगर कोई वेरिएबल है, अगर कोई एक्स एक्सिस तो एक ही है ना, वाई एक्सिस भी एक है, इसका अपना मतलब है, इट इज लाइन ऑफ इक्वलिटी, इसका अपना मतलब है। छोटी सी मेरी बात सुनो, मैं माइक्रो के लेवल पे समझाता हूँ, कोशिश करना समझने की। भाई सब लोग समझ लीजिए, तो हो सकता है कंफ्यूजन एक को, दूसरों को भी हो सकता है कंफ्यूजन, है कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा भैया ये आउटपुट है, यानी कि क्यू, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट कर्व है, कह रहा ठीक है। मैंने कहा अगर तुमने इस लाइन पे फॉलो किया, विच इज 45 डिग्री लाइन, तो Q इज इक्वल टू TC की कंडीशन लगी। कहता क्या मतलब है इसका? मैंने एक आउटपुट है तो 1 रुपए कॉस्ट है, 2 आउटपुट है टोटल कॉस्ट 2 रुपए की, 3 आउटपुट 3 रुपए की है। ये कहता है टोटल कॉस्ट एक्चुअल में कितनी है? मैंने कहा एक्चुअल में टोटल कॉस्ट का मेरा ये है, मैं एक्चुअल में टोटल कॉस्ट का मेरा ये है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो यहां आएंगे, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ ही नहीं। कहता व्हाट इज एक्चुअल? मैं एक्चुअली ये है TC। अब बताओ इसमें टोटल कॉस्ट कर्व, ये टोटल कॉस्ट कर्व है। हाँ जी कार्तिका जी, इज इट नो टोटल कॉस्ट कर्व? नो, वी हैव ओनली वन टोटल कॉस्ट कर्व। ये हमने कंडीशन ड्रॉ कर दी,
कि अगर टोटल कॉस्ट और आउटपुट बराबर है तो इस पे आएंगे। कहता है इस पे आया, कहता नहीं आया, कहता नहीं है, फिर बराबर। ऑलराइट, सो सर एक और डाउट था, आपने बोला Yes. y इज नॉट इक्वल टू ए, जब होता है तो हम उसको y इज इक्वल टू ए को इक्विलिब्रियम नहीं कहते, राइट? y is equals to a is the equilibrium condition. If y is not equals to a, तो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, या तो y बड़ा होगा या a बड़ा होगा। तो ऐसा क्या इकोनॉमी में होगा कि इकोनॉमी ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पे जाएगी, वो हम सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी नॉट तुम इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन कह सकते हैं y इज नॉट इक्वल टू ए को। हाँ हाँ। ऑलराइट, अब देखो दूसरी ब्रांच में यहां बना रहा हूं, मैं कहा इफ y इज लेस देन a। कॉमन सेंस लगा ना, सब लोग बड़े ध्यान से थे। मैंने सोचा था 1000 आउटपुट बिकेंगे, तो मैंने अकॉर्डिंगली 1000 बना दिए। सुनते रहे ना, लोग आगे खरीदने 1300। आधे बच्चे कहते सर हाउ इज इट पॉसिबल, आपने बनाए तो 1000 थे, 1300 बिक कैसे गए? मैं बिक सकते भाई, 500 की मेरी प्लान इन्वेंट्री थी ना, कम हो गई, कितनी रह गई? 200। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? अनप्लैंड नहीं आई, बल्कि प्लैंड वाली भी क्या हो गई? कम हो गई। जितना मैं मेंटेन करना चाहता हूं उससे कम हो गया है स्टॉक। तो इसको हम बोलते दो तरीके से, या तो प्लान इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई ये बोलते हैं, या इकोनॉमिक्स की सेंस में इसको बोलते हैं अनप्लान इन्वेंट्री नेगेटिव हो गई। क्या बोलते हैं बेटे से? अनप्लान इन्वेंट्री नेगेटिव हो गई। अनप्लैंड इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। या तो हम बोलेंगे प्लान इन्वेंट्री डिक्रीजेस, और यू कैन से अनप्लान इन्वेंट्री बिकम्स नेगेटिव, एक ही मतलब हो। ये बात सबको क्लियर है जी? अब कॉमन सेंस लगा के बताना एक चीज, मैंने बनाया था 1000 बेचने के लिए, बिक गया 1300, 300 एक्स्ट्रा कहां से आया ये? सर बताओ। 300 इन्वेंट्री, सर प्लान प्लान इन्वेंट्री अच्छा, में हमारी से, प्लान And प्लान इन्वेंट्री सब्सीक्वेंट टाइम पीरियड में इफ यू आर थिंकिंग कि इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर 1000 का होने वाला है, लेट्स सपोज, तो हाउ मच यू विल प्रोड्यूस? 1000? सर 1300। 1300 सर, ज्यादा। 1300? so 1300. ज्यादा ज्यादा क्यों? एक तो जो एक्सपेंसिव होना है वो करेंगे, और अपनी प्लान इन्वेंट्री के लेवल को रिफिल करने के लिए करेंगे। भाई 300 शॉर्ट हो गई ना वो, तो 300 तो वो उसके लिए बनाना है, और जो बिकेगा उसके लिए अलग से बनाना है। समझ में आ रही है कहानी? तो इफ अनप्लान इन्वेंट्री बिकम्स नेगेटिव, फर्म्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन इन सब्सीक्वेंट टाइम पीरियड। तो अगले टाइम पीरियड में आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हमारी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, हमारी फैक्टर इनकम भी बढ़ेगी, और हमारी इकोनॉमी में जीडीपी यानी इनकम लेवल भी बढ़ेगा। ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी, से यस और नो? यस Yes, सर। sir. अब इस चीज को सेम जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, यही सेम चीज हमें क्या करना है, डायग्राम पे ले जानी है। देखिए डायग्राम पे आ जाते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज। एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज। मान लीजिए हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी में इस समय जो इनकम है वो y1 है। प्लीज देखो बेटा, रटना नहीं है, देखो रटना होता ना इतनी देर नहीं लगाऊंगा समझाने में, ठीक है? प्लीज समझिए चीज। आपने इस पहले भी रट्टा मारा हुआ है, लेकिन आपको समझ नहीं आया था उस समय, रट्टा मार के आ गया था ऐसा हो रहा है हो रहा है हो रहा है, बस प्लीज समझ लीजिए। हमारी इकोनॉमी में लेट सपोज आपने आउटपुट बनाया y1, मतलब आउटपुट कितना बनाया आपने? y1। अगर इस आउटपुट पे आपको a बराबर चाहिए होता तो a यहां से जाना चाहिए था ना? हाँ जी, यहां से a जाता ना ये वाला, बट एक्चुअल a इज लेस देन दैट। व्हाट इट इंप्लाइज, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है वर्टिकल लाइन, व्हाट इट इंप्लाइज कि y इज ग्रेटर देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। फिर सुनिए, अगर y1 इनकम पे आपको y और a बराबर चाहिए होते तो यहां से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जाना चाहिए था, बट एक्चुअल में एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शॉर्ट है, तो ये वर्टिकल गैप क्या है? y इज लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो मैं यस कभी ये जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है,
वर्टिकल, ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा इसको। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज y is greater than aggregate expenditure. If y is greater than aggregate expenditure, it means there is unplanned inventory investments. Firm will decrease production in the subsequent time period. Employment decreases, factor income decreases, GDP falls. सुनिए please, 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 please listen to me. GDP falls. मान लो GDP इतनी कम हो गई, आप आ गए इस लेवल ऑफ इनकम पे Y2 पे, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं है क्योंकि यहां पर भी ए शॉर्ट पड़ रहा, इतना शॉर्ट है, प्रोसेस फिर रिपीट होएगी, स्टिल IU पॉजिटिव है, एंड दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूइंग कब तक, जब तक इनकम कम होते होते किस पे ना आ जाए, YE तक ना आ जाए। तो ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल टाइम पीरियड में एडजस्टमेंट हो जाती है, ये प्रोसेस चलता रहता है, ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक मेरी इकोनॉमी किस पे ना मूव कर जाए, YE पे ना मूव कर जाए। इतनी बात सबको समझ में आती है? इसके रिवर्स देखिए, मान लीजिए आपके पास Y2 लेवल ऑफ इनकम होता, Y2 लेवल ऑफ इनकम पे अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए तो A यहां से पास होना चाहिए था, बट एक्चुअली A इज मोर देन दैट। व्हाट दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटिंग हियर? हाँ जी, बताया को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? y Y is less is than a. I is less less than, than Less than A. so what it means, unplanned inventory becomes negative. Unplanned inventory Yeah. becomes negative. Unplanned inventory disinvestments, firms will increase production in subsequent time period, employment बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, और ये बढ़ते 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 धीरे धीरे स्लोली स्लोली कहाँ मूव करेगी, YE तक मूव करेगी। तो अगर मेरी इकोनॉमी डिसइक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी तो ये मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगा और मेरी इकोनॉमी को दोबारा फेंक देगा किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम की तरफ फेंक देगा। इसलिए वी डोंट नीड गवर्नमेंट एंड ऑल। तो मेरी इकोनॉमी में गवर्नमेंट नहीं भी होगी तो भी मार्केट का ये जो फोर्स है ये इकोनॉमी को डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की तरफ मूव कर देगा। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? समझ में आती है कहानी, नहीं आती? अश्मीत जी सवाल कर सकते हैं। सर ये जो प्रोसेस होगा इसमें मतलब कितना भी टाइम लग सकता है? इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स लाइक MPC कितना है, बहुत इकोनॉमी के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इट्स नॉट अ फिक्स टाइम पीरियड कि हाँ इतने में हो जाए, ऐसा कोई रूल नहीं। ओके। मोक्ष जी सवाल कर सकते हैं। सर इसमें यही मतलब कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करता, सारा इसलिए वही रहेगा। इसलिए क्लासिकल्स क्या कहते हैं, क्लासिकल अप्रोच क्या कहती थी, जो हमने स्कूल में कभी पढ़ी होगी आपने, सप्लाई क्रिएट्स इट्स मैचिंग डिमांड, जितना भी बनाओगे सब बिक जाएगा। और कीन्स क्या कहती है, वी विल प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू आउटपुट डिमांडेड, जितना मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए आउटपुट एडजस्ट हो रहा है। ओके सर, समझे? यस। अच्छा जी, ये बेसिक चीज है। अब देखो और थोड़ा आगे चलते हैं और बहुत टेक्निकल चीज एक सिखा रहा हूं मैं आपको अभी। यहां तक डाउट तो नहीं किसी को जी? देखो जी कहानी आगे क्या है, एक डेरिवेशन सिखा रहा हूँ भाई, प्लीज ध्यान से समझ लीजिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज ओपन वेबकैम। यार मेरे लिए भी क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है जब आप लोग कैमरास ओपन करते हैं। अभी 6 बच्चों ने कैमरा ओपन किया तो मैं 6 बच्चों से सिर्फ इंटरेक्ट कर सकता हूँ। बाकी लोग भी अगर कैमरास ओपन करेंगे तो फिर उन लोगों से भी मैं इंटरेक्ट करूंगा, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज ओपन वेबकैम्स। क्या दिक्कत है कैमरा ओपन करने में, ये बताइए, कर लीजिए यार। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन। देखिए नेक्स्ट टर्म जिसकी हमें डेरिवेशन करनी है, द मल्टीप्लायर, द मल्टीप्लायर। बेटा चाहूं तो इट विल टेक ओनली 2 मिनट्स, 2 मिनट में खत्म कर सकता हूं, फिर भी मैं इस पे 60 मिनट पूरा 1 घंटा लगाऊंगा। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल चीज है, समझने की प्लीज कोशिश करिएगा। मल्टीप्लायर, आप लोगों ने स्कूल लेवल में एक टॉपिक सीखा था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से, सबने? मैडम ने कुछ ऐसा बताया आपको, स्कूल के जो भी टीचर्स रहे होंगे आपके, बेटा जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी तो हमारी इकोनॉमी की इनकम ना 100 रुपए से नहीं बढ़ती। मैडम ऐसा क्यों?
बेटा मान लीजिए मैंने 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, मैंने 100 रुपए का तुमसे कुछ खरीदा, तुम्हारी इनकम हो गई। फिर तुमने आगे किसी से कुछ खरीदा तो उसकी इनकम होगी, फिर उसने आगे कुछ खरीदा तो फिर उसकी इनकम होगी। इसलिए इनकम ना मल्टीपल टाइम इंक्रीज होती है, इसलिए इसका नाम मल्टीप्लायर है। ठीक है। अच्छा मैडम कितनी इनकम बढ़ती है? बेटा वी हैव अ फॉर्मूला। मैं कहा बता भाई, तू फॉर्मूला बता पहले। कहते बेटा के इज द सिंपल सिंबल है मल्टीप्लायर का 1/1 - MPC। मैडम कहाँ से आया? कहते बेटा ये कहीं लिखा था, इसे याद कर लो। के इज इक्वल टू 1/1 - MPC। इसकी वैल्यू मल्टीप्लायर आती है। मान लो इसको सॉल्व करके अगर हमारे पास 2 आता है, जितने की इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके 2 टाइम्स इनकम बढ़ जाएगी। आपने भी याद किया, लिख के आए पेपर में, नंबर आए, रट्टे मार के तुम यहाँ पहुंच गए। से ऐसा इतना ही जानते हो ना मल्टीप्लायर के बारे में। आज हमने इसकी जन्म कुंडली निकालनी है। ठीक है। पहली बात, ये कोई सोन पापड़ी का डब्बा नहीं है, मैंने तुझे दिया, तूने उसे दिया, तो तूने उसे दिया। दिवाली थोड़ा ना गिफ्ट चल रहा है, आगे आगे पार्सल कर रहे हैं। इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस की हमारी इकोनॉमी में मैक्रो लेवल पे कोई कंसीडरेशन नहीं होती है। हमें जो भी एक्टिविटी की बात करनी है वो मैक्रो लेवल पर करनी है। पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट समझ के करनी है। तो तूने मुझे दिया, मैंने उसे दिया, कोई दिल थोड़ा ना ऐसे आगे आगे दिए जा रहे हैं। ठीक है। तो एक प्रोसेस है, समझने की प्लीज कोशिश करना। देखो फॉर्मूला वही है, लेकिन इस फॉर्मूले को एक्चुअल में पढ़ने के लिए 1 घंटे की मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटे बाद समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला क्या एक्चुअल कहना चाहता है। ठीक है। तो प्लीज ध्यान से समझना शुरू कर दीजिए, कहानी क्या है, मीनिंग समझना पहले। देखो मैंने वर्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं लिखा, मैंने वर्ड लिखा द मल्टीप्लायर। कुछ वजह है। मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन इक्विलिब्रियम level of income, change in equilibrium level of income due to change in autonomous component of aggregate expenditure. Change in equilibrium level of income due to change in autonomous component of A. कहते अगर कोई इक्विलिब्रियम इनकम में चेंज आएगा, हमने कहा क्यों आएगा चेंज? ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट, जो ए बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, सी बार आई बार जिसके कंपोनेंट होते हैं, कहते हैं इसको हम मल्टीप्लायर बोलते हैं। और मल्टीप्लायर का सिंबल के वे मत बोलना, यहाँ पे अल्फा, अल्फा इज द सिंबल फॉर मल्टीप्लायर। समझ अभी भी कुछ नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्या एग्जाम्पल समझिएगा प्लीज, एग्जाम्पल क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से देखिए प्लीज। एवरीबडी जस्ट प्लीज लुक एट द स्क्रीन। बहुत से एग्जाम्पल है। मैं का लेट कंजम्पशन फंक्शन 100 प्लस 0.6y and investments assumed to be 500, which is autonomous, right? What is the formula to calculate the equilibrium income? 1/1 minus C prime into A bar. A bar has 2 components. Which one? C bar and I bar. C bar plus I bar. So 1/1 minus MPC. What is the value of MPC? 0.6. In this question, what is the value of C bar? 100. I bar is 500. So it is 2.5 multiplied by 600 and the answer comes to 1500, right? क्लियर है सबको? इस समय मेरी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम इनकम कितनी है जी? 1500 रुपए की इक्विलिब्रियम इनकम लगी हुई है। जीडीपी 1500 है अकॉर्डिंग टू दिस कंजम्पशन फंक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मैंने कहा भैया कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज हो गया। देखो वी हैव 2 ऑटोनॉमस कंपोनेंट, वन इज सी बार एंड वन इज आई बार। I am assuming, let us suppose there is a change in the autonomous investment and there is a positive change of 200. 200 का इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। कहते क्यों बढ़ गया? मैं कहा जो मर्जी वजह हो। कहते ऐसे कैसे? मैं कहा मतलब क्या है ऑटोनॉमस? ये किसी भी वजह से चेंज हो सकता है अदर देन इनकम। हमने कहा हो गया ठीक है, ठीक है। अब नाउ what is the new consumption function? Consumption functions remains unchanged, but the new investment function is now 700. If we will apply the same formula to calculate the equilibrium level of GDP, अगर same formula हम यहाँ पे apply करेंगे, तो what should be the value of income? Now what is the value of MPC? Again 0.6. C bar तो मेरे पास 100 ही है, I bar कितना हो गया?
700 that comes to 2.5 multiply में 800 answer comes to 2000. So what is the change in income here? कहता 500 का इनकम का चेंज आया, तो यानी कि 200 रुपए से इन्वेस्टमेंट जब चेंज हुई तो हमारी इनकम 500 से बढ़ी। 200 रुपए से जब हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हुई तो हमारी इनकम कितने से बढ़ी बेटा? 500 से बढ़ी। अब एक बात सुनना ध्यान से, मैं कहता हूं अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स को चेंज ना करते, हम यहाँ पे कंजम्पशन को चेंज करते, मैंने कहा नहीं भैया ऑटोनॉमस कंजम्पशन चेंज हो रही है तो क्या होता, तो यहाँ पे 300 हो जाता और यहाँ पे भाई 500 रहता भैया, तो यहाँ पे क्या होता 300 होता, यहाँ पे 500 होता, आंसर रिमेन द सेम। यानी कि जो इफेक्ट इनकम के ऊपर कंजम्पशन का पड़ रहा है ऑटोनॉमस, वही इफेक्ट पड़ेगा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का। इसमें तो क्लियर है ना चीजें। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, 200 की इन्वेस्टमेंट चेंज होने से 500 की इनकम क्यों बढ़ी? वाई नॉट 501, वाई नॉट 502, वाई नॉट 499? ये एग्जैक्ट 500 ही कहां से आया? वी नीड टू डिराइव दिस, वी नीड टू डिराइव दिस। सो वी हैव अ सिस्टम फॉर दिस। अब समझना ध्यान से वो सिस्टम हमको क्या कहता है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। इसको एक बात सुनना, देखो क्या कहता है, चेंज इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, यानी कि चेंज से पहले भी इक्विलिब्रियम चाहिए और चेंज के बाद भी इक्विलिब्रियम चाहिए। रैंडम इनकम नहीं चाहिए, चेंज से पहले भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए इकोनॉमी में और चेंज के बाद भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैं कहा ठीक है जी। देखिए जी ध्यान से देखना एवरीबॉडी। मैं कहा व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन? कहता y इज इक्वल्स टू a। मैंने कहा a क्या है? कहता c प्लस i। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? c बार प्लस c प्राइम y, इट इज i बार, तो y इज इक्वल्स टू c बार प्लस i बार प्लस में c प्राइम y, और इन दोनों को मिला के हम लिख दिया a बार प्लस में c प्राइम y। कोई दिक्कत तो नहीं कंडीशन में? जब चेंज नहीं हुआ था, चेंज होने से पहले व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी? 1500। हाँ जी, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी बेटा? 1500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बार? ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, 100 प्लस 500 दैट कम्स टू 600। तो 600 का मेरा ए बार लगा हुआ है। पट आउट। व्हाट इज एमपीसी? 0.6। व्हाट इज जीडीपी? 1500। तो 1500 इंटू 0.6 दैट कम्स टू 900, राइट? 0.6 इंटू 1500 करो दैट कम्स टू 900, तो मैंने लिख दिया 900। इसकी इंटरप्रिटेशन देखिएगा प्लीज ध्यान से, व्हाट दिस इंटरप्रिटेट। देखिए बच्चे इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। मेरी इकोनॉमी में इस समय जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है वो 1500 का किया जाता है, जिसमें से 600 एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो ऑटोनॉमस पर्पस के लिए हो रहा है, और 900 का जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इंड्यूस पर्पस के लिए हो रहा है, इंड्यूस कंजम्पशन की फॉर्म में हो रहा है। और मेरी इकोनॉमी में जितना आउटपुट बन रहा है उतना ही एक्सपेंडिचर हो रहा है, मेरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पे बैठी है। यहां तक प्लीज जिस चीज को समझ में आ गया एक बार कैमरा ओपन कर दीजिए, फिर मैं आगे की प्रोसेस बताता हूं। एवरीबॉडी प्लीज ओपन वेबकैम जिनको यहां तक समझ में आ गया। आई एम वेटिंग, आप सब लोग कैमरा ओपन करेंगे बेटा जहां तक जिस जिसको समझ में आ गया प्लीज। मोक्ष जी सवाल कर सकते हैं। सर दोनों में चेंज आ सकता है, हाँ ऑटोनॉमस। आ सकता है। ओके सर। चलिए थैंक यू एवरीबॉडी। देख रहे बच्चे प्लीज कैमरास ओपन रहने दीजिए। हमने कहा कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज हो गया, इट कैन बी सी बार, इट कैन बी आई बार। हमने कहा ठीक है जी चेंज कर दे, कहते कितने से? मैंने कहा 200 से, राइट? मैं सबको अनम्यूट करके सवाल पूछूंगा, सब लोग इकट्ठे जवाब देना, ठीक है? इस समय मेरी इकोनॉमी में कितना आउटपुट बनता है? 1500। इस समय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है? 1700। तो यानी कि y is less than aggregate expenditure by 200 से yes or no? बोलिए। यस सर। यस सर। Unplanned inventory becomes negative, that is unplanned inventory disinvestments लग गया इन लग गया। Yes. यस Firms increases production,
फर्म्स इंक्रीजेस प्रोडक्शन, कितने से बढ़ाएगी? 200 से। सो इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 200, yes or no? फिर समझिए, हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम था, अचानक से एक ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन लगी y less than a by 200, there is unplanned inventory disinvestments in the subsequent time period, firms start increasing production by 200, और जितने से प्रोडक्शन बढ़ाओगे उतने से इकोनॉमी में इनकम बढ़ जाएगी, और उसके बाद ये 200 रुपए की हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ गई, और मेरी इकोनॉमी फिर दोबारा किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। यहां तक कोई डाउट किसी को? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। नो सर। नो सर। Now, C prime is what? Change in consumption upon में change in income. हमारे इस एग्जाम्पल में C प्राइम की वैल्यू 0.6 है, 0.6 इंटू में चेंज इन इनकम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन। इस समय इनकम में चेंज कितना है? 200 का आया, तो 200 इंटू 0.6 दैट कम्स टू 120। तो 120 से इंड्यूस कंजम्पशन चेंज होगी या नहीं होगी? अब मेरी बात सुनना प्लीज, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। 200 रुपए से ऑटोनोमस कंपोनेंट बढ़ा, कहता ठीक है बढ़ गया। उसके बाद 200 रुपए की इकोनॉमी में इनकम है, इकोनॉमी की इनकम है, तेरी मेरी इनकम नहीं है, हम सबकी मिला के पूरी इकोनॉमी की इनकम कितने से बढ़ी? 200 की बढ़ी है। अगर बीइंग एन इंडिविजुअल मेरी इनकम 10 रुपए से बढ़ती, मेरी इनकम 10 रुपए से बढ़ती और एमपीसी 0.6 है, तो आई विल इंक्रीज इंड्यूस्ड कंजम्पशन बाय 6 रुपीज। मैं 6 रुपए से इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ाता। अगर हम में से किसी की इनकम 100 रुपए से बढ़ती और एमपीसी 0.6 है, तो वो 60 रुपीज से अपनी इंड्यूस्ड कंजम्पशन को बढ़ाता। बट हमारी इकोनॉमी का एमपीसी 0.6 है और इकोनॉमी की इनकम कितनी बढ़ रही है? 200 से बढ़ रही है, तो 200 इंटू 0.6 दैट कम्स टू 120। तो हमारी इकोनॉमी की जो इनकम इस समय बढ़ेगी वो कितने से बढ़ेगी? कंजम्पशन जो बढ़े कितने से बढ़ेगी? 120 से बढ़ेगी। 120 कहां से आया? ये 0.6 मल्टीप्लाई में 200। आप सिस्टम को समझिए, पहले ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ा, उसकी वजह से ऐसा जनरेट हुआ, उसकी वजह से प्रोडक्शन हुई, प्रोडक्शन होने से इनकम हुई, इनकम हमने प्लस कर दी, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लग गया। लेकिन ये जो इनकम बढ़ी, इसने पिन मारी, किसको पिन मारी? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को, इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ गई। नाउ हाउ मच आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी? 1700। बट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितने हैं? 1700 प्लस 120। बस इस समय एक्सपेंडिचर कितना करते हैं लोग? 1700 प्लस 120। तो अगेन मेरी इकोनॉमिक सिचुएशन लग गई भैया, y इज लेस देन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बाय 120। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? Again, y is less than aggregate expenditure by 120. IU again becomes negative. There is unplanned inventory disinvestments. Firms increases production by 120. So income also increases by 120. और ये मैंने इनकम फिर 120 से बढ़ा दी, और मेरी इकोनॉमी में फिर दोबारा से क्या आ गया भैया? इक्विलिब्रियम आ गया। कोई दिक्कत? इस समय इकोनॉमी में इनकम कितनी बढ़ी है? बोलिए। 120। 120 फिर पिन मारेगी किसको? इंड्यूस्ड कंजम्पशन को। फिर किसको पिन मारेगी? इंड्यूस कंजम्पशन को। इंड्यूस कंजम्पशन फिर बढ़ जाए कितनी? 0.6 ऑफ 120 दैट कम्स टू 72 की इंड्यूस कंजम्पशन फिर बढ़ गई। अब मेरी इकोनॉमी में आउटपुट कितना है? इतना 1820, 1820। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है? 1820 प्लस 72। तो फिर कंडीशन क्या लग गई? y is less than aggregate expenditure by 72। फिर सेम कहानी शुरू हो गई, फिर प्रोडक्शन बढ़ेगी कितने से? 72 से। फिर इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी कितने से? 72 से। और 72 से इनकम फिर बढ़ी, इकोनॉमी फिर किस में आ गई? इक्विलिब्रियम में आ गई। जितने से इनकम बढ़ी है, यानी कि 0.6 ऑफ 72 जो भी होगा, इतने से फिर क्या होगा? इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ जाएगी, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा इनफाइनाइट राउंड्स। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है बेटा? यहां तक को कोई डाउट है पूछे, फिर मैं आगे मूव करूंगा। देखो जी, नाउ हाँ, अंशिका जी सवाल कर सकते हैं।
अंशिका? सर एक बार थोड़ा शॉर्ट में एक बार फिर एक्सप्लेन कर देंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर देंगे। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे थी। प्लीज सब लोग एक बार ध्यान से देखिए। हमने कोई ऑटोनॉमस कंपाउंड पढ़ाया, मे बी सी बार और आई बार 200 से, ठीक है, 200 से हमने एक ऑटोनॉमस कंपाउंड पढ़ाया, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो गया। कैसे? आउटपुट है 1500 और एक्सपेंडिचर है 1700, 200 रुपए का क्या लग गया? अनप्लान इन्वेंट्री डिसइन्वेस्टमेंट लग गई। तो फर्म्स ने प्रोडक्शन को बढ़ाया 200 से, आउटपुट बढ़ा 200 से, तो मेरी इकोनॉमी 200 रुपए की इनकम आ गई। मेरी इकोनॉमी फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम हो गया बेटा। राइट अंशिका? यहां तक बोल के बताइए, यहां तक क्लियर है? यस सर। फिर 200 रुपए से इनकम जब इंक्रीज हुई है तो इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ेगी। कितनी? इंक्रीज इन इनकम मल्टीप्लाई बाय द एमपीसी विच इज 0.6 इन आवर एग्जांपल। तो 0.6 इंटू में 200 करोगे, दैट कम्स टू 120। तो 120 रुपए से हमारी क्या बढ़ जाएगी? इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ जाएगी। इस समय इकोनॉमी में आउटपुट कितना है? 1700, बट एक्सपेंडिचर कितना है? 1700 प्लस 120। तो दोबारा से क्या लग गया? आयु नेगेटिव हो गया। अनप्लान इन्वेंटरी डिसइन्वेस्टमेंट लगी, कितने से लग गई? 120 से लगी। फॉर्म फिर प्रोडक्शन करेगी, फिर इनकम होगी, 120 से, फिर इकोनॉमी में क्या लग गया? इक्विलिब्रियम लग गया। लेकिन जितने से इनकम बढ़ी 120 से, ये फिर दोबारा इंड्यूस कंजम्पशन को बढ़ाएगी। कितनी? 120 इंटू 0.6, दैट इज 72। फिर सेम कहानी हमारी रिपीट होती चली जाएगी। राइट अंशिका? अंशिका, एम आई क्लियर ऑन दिस? अंशिका, आपके शायद नेटवर्क का इशू है आपकी साइड। रिया जी, आप सवाल करिए। यस सर। सर ये तो सर से हर सब्सिक्वेंट लेवल पे कम होते जा रहा है, तो ये हाँ, इनफाइनाइट टाइम्स पे कैसे जाएगा? लाइक आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम ये जीरो नहीं हो जाएगा? उन्होंने, हम तो दिखाई नहीं रहे ना राउंड्स। देखो मैडम, एक बात समझिए, मान लो 0.5 भी हुआ, 0.5 का 0.6, फिर उसका 0.6, फिर उसका 0.6, फिर उसका 0.6, कायदे से जीरो तो कभी नहीं होगा। मल्टीप्लाई में जीरो कभी आया? नहीं आया। तो जीरो कैसे? उसकी वैल्यू फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन और छोटा फ्रैक्शन, बट एक्चुअल में जीरो कभी नहीं होगा। ये अप्रोक्सीमेट हो जाएगा ना जीरो तो? अप्रोक्सीमेट तो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जीरो नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ पे निकालना चाहूं कि व्हाट इज द टोटल चेंज इन इनकम। ध्यान से देखिएगा प्लीज। व्हाट इज द टोटल चेंज इन इनकम? सबसे पहले इनकम कितनी बढ़ी जी? 200, फिर बढ़ी 120, फिर बढ़ी 72। देखिए प्लीज स्क्रीन पे सब लोग, 200 प्लस 120 प्लस 72। तो वही लिख रहा हूं यहाँ पे, 200 प्लस 120 प्लस 72, इनफाइनाइट। अच्छा, मेरी नजरों से देखना जरा, 120 डिवाइड बाई 200 कितना आता है? 0.6। 72 डिवाइड बाई 120, 0.6। अरे ये तो जीपी लग गई रे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। What is the formula to calculate the sum of infinite terms of GP? A upon 1 minus R. माइनस A upon 1 minus R. What is A here? 200. What is R here? 0.6. Answer comes to 500. Solve कर लीजिए। तो टोटल चेंज इनकम कितना आया? 500। देखिए ध्यान से, जो आपको यहां दिख रहा था। समझे मेरी बात? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये बेसिक्स था, अभी अभी डेरिवेशन बची है। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज, व्हाट आई एम डूइंग हियर। मैं कहता हूं, पहली बार जो हमने ऑटोनॉमस कंपाउंड बढ़ाया, उसको इंस्टेड ऑफ सेइंग 200 हमने बोला, हमने इसे बढ़ाया चेंज इन ए बार। ठीक है, क्या किया हमने? चेंज इन ए बार। तो 200 अगर चेंज इन ए बार है, तो ये भी चेंज इन ए बार है, ये भी चेंज इन ए बार है, ये भी चेंज इन ए बार है। तो इनकम भी कितनी बढ़ेगी हमारी भैया? इनकम भी बढ़ेगी हमारी चेंज इन ए बार से। तो दिक्कत, तो इंड्यूस कंजम्पशन कितनी बढ़ेगी? सी प्राइम मल्टीप्लाई में चेंज इन ए बार। तो बेसिकली ये 120 क्या है? सी प्राइम इंटू में चेंज इन ए बार। कोई दिक्कत? तो 120 को मैंने रिप्लेस किससे कर दिया? सी प्राइम इंटू में चेंज इन ए बार। तो ये सी प्राइम इंटू में चेंज इन ए बार मल्टीप्लाई में सी प्राइम, तो दैट कम्स टू सी प्राइम स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार। तो 72 किसको रिप्रेजेंट करता है? सी प्राइम स्क्वायर इंटू चेंज इन ए बार। एंड थिंग्स आर लाइक दिस। क्लियर? आवाज नहीं आ रही? क्लियर? यस यस।
तो टोटल इनकम का चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन ए बार प्लस सी प्राइम चेंज इन ए बार प्लस सी प्राइम स्क्वायर चेंज इन ए बार। तो इसको अगर मैं यहां लिख दूं कि भैया टोटल चेंज इन इनकम क्या है, कहता जी चेंज इन ए बार प्लस सी प्राइम चेंज इन ए बार प्लस सी प्राइम स्क्वायर चेंज इन ए बार इन्फिनिटी। अगेन जीपी है, जिस फर्स्ट टर्म आपका ए चेंज इन ए बार है और कॉमन रेशियो सी प्राइम है। इसको मैं लिखा है चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन ए बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी प्राइम। ये क्या है, रीड करना है, इसको कैसे रीड करोगे, रीड इट प्लीज। चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनॉमस कंपोनेंट, it is what, nothing but multiplier which is alpha, and it is 1/1 minus c prime. So now this becomes a formula जो आपने रट्टा मारा है, a is equal to 1/1 minus MPC। समझे, समझे, यस और नो? यस सर। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू यानी MPC का रिलेशन बनाया, अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे एक बार लिख रहा हूं, जहां सबसे ऊपर लिखा था इट इज 1/1 माइनस सी प्राइम। अच्छा, इसको मैं चाहूं तो कैलकुलस से भी कैलकुलेट कर सकता हूं, देखिए कैसे। लुक एट द स्क्रीन, एवरीबॉडी जस्ट लुक एट द स्क्रीन प्लीज। देखिए मैंने बोला भैया इक्विलिब्रियम इनकम क्या है, 1/1 माइनस सी प्राइम इंटू में ए बार। कहता हाँ जी ये फॉर्मूला इक्विलिब्रियम इनकम तो यही है। हमने कहा हम इसको अगर डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ए बार, तो चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू चेंज इन ए बार इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी प्राइम, एंड इट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा इधर देखिए, न्यूमेरिकल में कभी आपको नाम से बताया कि भैया कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट चेंज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस ए बार को एक्सपेंड कर देंगे हम पहले किसके अंदर, सी बार प्लस आई बार। अब बताओ भैया क्या बदला, कहते हैं जी ऑटोनॉमस कंजम्पशन बदली, तो वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू सी बार। तो चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम टू चेंज इन सी बार इज व्हाट, 1/1 माइनस सी प्राइम। इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इसका 0 हो गया, तो भी आंसर यही आएगा। हमने कहा डिफरेंशिएट अगर हम करें विद रिस्पेक्ट टू आई बार, तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, तो 1/1 माइनस सी प्राइम, इस बार इन्वेस्टमेंट का डेरिवेटिव बना है, इसका 0 आ गया। तो बेटा ये भी क्या है, ये भी अल्फा है, ये क्या है, ये भी अल्फा है। नाम सुनिएगा प्लीज, नाम सुनिएगा, इसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या नाम है इसका, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका नाम क्या है, कंजम्पशन मल्टीप्लायर। क्या नाम है जी, कंजम्पशन मल्टीप्लायर। और जिसमें कुछ नहीं लिखा तो वो है द मल्टीप्लायर। उसके अंदर क्या चेंज हुआ मेंशन नहीं है, तो वी विल यूज द वर्ड द मल्टीप्लायर। तो सबकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो चाहे तो आप इसको चेंज इन इनकम कॉल अपॉन मत में कर, चेंज इन, सारा से कह रही थी कॉल मत कर। बच्चे प्लीज मोनिका जी इधर म्यूट योर सेल्फ और शुड आई रिमूव यू फ्रॉम द मीटिंग, प्लीज कॉपरेट कीजिए। चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स, और यू कैन से चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन ऑटोनोमस कंजम्पशन। कुछ भी आप कर ली, सबकी तरफ से आंसर हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर है यहां तक? अब मल्टीप्लायर्स को हमको ले जाना है डायग्राम में। कहां ले जाना है जी, डायग्राम में। कैसे ले जाना है समझते हैं पहले, देखिए जी। नाउ लुक एट द स्क्रीन प्लीज। डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, छोटा सा डायग्राम, दो डायग्राम। पहला डायग्राम इज वेरी बेसिक, थोड़ा सा टेक्निकल है। फर्स्ट डायग्राम इज वेरी इजी, वेरी इजी। हमने कहा भाई ये 45 डिग्री लाइन है, ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, y इज इक्वल टू ए, ये ए है जी हमारे पास, ये इनकम है, ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, ये 45 डिग्री की लाइन है, ये हमारा ए बार, ये हमारी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है E1, Y1 हमारी इनकम है। वो दिक्कत है यहाँ तक। ए की इक्वेशन है, कहते क्या इक्वेशन है जी, ए बार प्लस में सी प्राइम वाई। ठीक है, हम कहते हैं अगर हमारा कोई भी ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज होता है, प्लीज लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी।
ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है। अगर हमारा कोई भी ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज होता है, सपोज इसकी वैल्यू पहले 100 थी, अब इसके 300 हुई है, तो व्हाट इज द चेंज इन ए बार इज 200 ना। तो अगर कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंटरसेप्ट है, इसकी स्लोप कितनी है, स्लोप इज सी प्राइम। तो ऑटोनॉमस कंपोनेंट चेंज होने पे इंटरसेप्ट चेंज होगा, स्लोप चेंज नहीं होगी, तो इसलिए पैरेलल शिफ्टिंग देगा। ऑटोनॉमस कंपोनेंट कम होगा तो डाउनवर्ड शिफ्ट देगा, ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ेगा तो ये अपवर्ड शिफ्ट देगा। तो मैंने अज्यूम कर लिया, मैंने कहा भैया मेरा ऑटोनॉमस कंपोनेंट बढ़ गया है, एंड इट इज नाउ A2 which is A bar plus change in A bar plus C prime y। तो ये इंटरसेप्ट क्या बना, A bar plus change in A bar, और ये जो वर्टिकल गैप है दिस इज चेंज इन A bar, और यहां पर ये E2 है, ये जो है हमारे पास Y2 है, ये जो हमारा आया है दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन इनकम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन ए बार, राइट। कोई डाउट यहां तक किसी को, प्लीज लेट मी नो। एंड डाउट्स टिल हियर, एनी डाउट्स, से यस और नो, एटलीस्ट एनी डाउट्स। नो सर। चलिए, अब एक चीज समझना दोस्त ध्यान से, हमें ये बात तो समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई कि हमारा जो मल्टीप्लायर है अल्फा इज नथिंग बट द फंक्शन ऑफ सी प्राइम, ये सी प्राइम के ऊपर डिपेंड करते हैं, राइट। ये फंक्शन रिलेशनशिप है, और इसका एक्चुअल रिलेशनशिप जो है इक्वेशन, इट इज 1/1 माइनस सी प्राइम, एज सी प्राइम बिलोंग्स टू 0 to 1। से सुनो, जो सी प्राइम है एमपीसी की वैल्यू 0-1 के बीच में लाया करती है, इसमें 0-1 इंक्लूसिव होता है, यस और नो। यस सर। तो अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, 1, राइट। और अगर एमपीसी की वैल्यू 1 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई, इन्फिनिटी। तो सीधा सीधा मतलब है दैट्स इंप्लाई अल्फा बिलोंग्स टू 1 to infinity। समझते हैं बात को। नाउ इनमें रिलेशनशिप चेक करना है हमको। मैंने कहा भाई अल्फा इज इक्वल टू 1/1 माइनस सी प्राइम। बेटा देखो, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट है इनवर्स है, तो हम उनका फर्स्ट और डेरिवेटिव निकाल देते हैं। फर्स्ट और डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, नेगेटिव है तो इनवर्स रिलेशनशिप है, सीधा सीधी कहानी है। हाँ जी। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट सी प्राइम। तो चेंज इन अल्फा अपॉन में चेंज इन सी प्राइम, 1/x डेरिवेटिव -1/x², और 1 माइनस सी प्राइम का -1 आ गया, तो आंसर इज पॉजिटिव 1/1 माइनस सी प्राइम का होल स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन सी प्राइम एंड अल्फा। तो जितना बड़ा एमपीसी होगा उतना ही बड़ा हमारा मल्टीप्लायर, जितना बड़ा एमपीसी होगा उतना ही बड़ा हमारा मल्टीप्लायर होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? जिसको समझ में आ गया एक बार हैंड रेस कर दीजिए यहाँ पे प्लीज, हैंड रेस कर लीजिए जिसको समझ में आ गया, एवरीबॉडी प्लीज। इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यारो। मुझे जितने स्टूडेंट्स मीटिंग में, हर एक स्टूडेंट का हैंड रेस चाहिए। अगर एक भी स्टूडेंट का हैंड रेस नहीं है, इसका मतलब उसे समझ में नहीं आ रहा। तो जिसका हैंड रेस नहीं होगा उसका नाम लेके मैं उससे डाउट पूछूंगा। तो या तो हैंड रेस कर लीजिए या डाउट पूछ लीजिए, चॉइस इज ऑल योर्स। अभी भी 5-6 बच्चे ऐसे जिनका हैंड रेस नहीं है, प्लीज इधर हैंड रेस करिए या डाउट पूछे, दोनों में से एक काम तो भाई करना ही पड़ेगा। देखिए पियाबी जी आपका हैंड रेस नहीं है, राजीव, रंजन, कोमल, विनोद, अच्छा हैंड रेस कर लिया, चलिए जी। तो इसका मतलब सभी को समझ में आ गया। अब डाउन कर सकते हैं आप।
जो चीज हमने यहाँ पे कैलकुलस से सीखी है कि हाँ भाई एमपीसी और अल्फा यानी कि एमपीसी और मल्टीप्लायर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यही सेम चीज हमें प्रूव करनी है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हम यही चीज डायग्राम की हेल्प से शो करना चाहते हैं। हैंड डाउन कर लीजिए प्लीज, चलिए फटाफट से। देखो अब यही सेम चीज हमको कैसे सीखनी है जी, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर कैसे ऑपरेट करेगा आइए देखते हैं ध्यान से। डायग्राम बड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम है, थोड़ा सा टेक्निकल, ज्यादा टेक्निकल थोड़ा सा है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ताने जी हैंड रेज्ड है, कोई डाउट है या डाउन कर लीजिए प्लीज। चलिए हम यहाँ पे दो एमपीसी कंसीडर करेंगे, एक C'1 एक C'2। हम देखेंगे दो एमपीसी अलग अलग है तो मल्टीप्लायर कहाँ पे ज्यादा निकल के आएगा, उसके लिए दो ए सबको दो करके चलेंगे। देखिए कैसे, लुक एट द स्क्रीन एवरीबॉडी, प्लीज लुक एट द स्क्रीन। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इनकम, 45 डिग्री लाइन, दिस इज y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, मैंने कहा एक मेरे पास फ्लैटर ए ही है, हॉरिजॉन्टल मत कर देना, एक मेरे पास फ्लैटर ए ही है और एक मेरे पास स्टीपर ए है, राइट। एक मेरे पास फ्लैटर ए ही है, एक मेरे पास स्टीपर ए ही है। ऑब्वियसली जो मेरे पास फ्लैटर ए ही है A1, उसकी इक्वेशन है a बार प्लस C'1y, और A2 जो मेरे पास है वो रिलेटिवली स्टीपर है, उसकी इक्वेशन है C'2y। ए बार दोनों में सेम रखा है क्योंकि वो इंटरसेप्ट दोनों का सेम है। तो मुझे बताएगा इसमें ब्लू या रेड कौन सा फंक्शन स्टीपर है, कहता रेड स्टीपर है, तो स्लोप भी किसकी ज्यादा होगी, रेड की स्लोप ज्यादा होगी। तो रेड इज व्हाट, C'2। C'2 इज ग्रेटर देन C'1। ये बात सबको समझ में आती है जी। तो अगर आप ब्लू को देखेंगे तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम यहां आएगी विच इज Y1, और रेड को देखोगे तो आपकी इक्विलिब्रियम इनकम यहां आएगी विच इज Y2। डाउट यहां तक किसी को? अब हम कह रहे हैं अगर कोई ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हो गया है तो ब्लू वाला ब्लू के पैरेलल जाएगा, रेड वाला रेड के पैरेलल जाएगा। हमने कहा हाँ जी एक ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हो गया, तो हमने एक फंक्शन देखो ब्लू के पैरेलल, बिल्कुल ब्लू के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ जी, एक फंक्शन आप चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ, दिक्कत ना आए ताकि। इट इज ब्लू के पैरेलल ब्लू आया है, इट इज AE1 डैश विच इज a बार प्लस चेंज इन a बार प्लस C'1 y, और इसका इक्विलिब्रियम यहां अचीव हुआ विच इज Y1 डैश। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो यहाँ पे जो इनकम का चेंज आया वो चेंज आया इतना, इट इज चेंज इन Y1, और ये इंटरसेप्ट जो मेरा लगा इट इज a बार प्लस चेंज इन a बार, और ये वर्टिकल डिस्टेंस है चेंज इन a बार का। जो रेड वाला होगा वो रेड वाले के पैरेलल जाएगा, जो रेड वाला होगा तो वो रेड वाले के पैरेलल जाएगा। इट इज AE2 डैश which is a bar plus change in a bar plus C'2 y, इसका जो इक्विलिब्रियम आएगा वो यहां अचीव होगा विच इज Y2 डैश। इसमें इनकम का चेंज आया है इतना। बताओ इनकम का चेंज ज्यादा कहां पर आया, ब्लू में या रेड में? रेड। इनकम का रेड में। तो अगर मैं α1 निकालूं, α1 क्या होगा, चेंज इन Y1 अपॉन में चेंज इन a बार। α2 निकालूंगा तो क्या आएगा जी, चेंज इन Y2 अपॉन में चेंज इन a बार। एज चेंज इन a बार दोनों जगह सेम है, किसमें चेंज ज्यादा है, Y2 में चेंज ज्यादा है, α2 ज्यादा हो गया ना। α2 ज्यादा क्यों है, बिकॉज MPC2 ज्यादा है। तो अगेन इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन C' and alpha, direct relationship between C' and alpha।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर टू सेक्टर इकोनॉमी मॉडल, राइट?